फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम, ठीक है। आज का टॉपिक है सागरीय जल के कार्य। तो सागरीय जल क्या करेगा, दो प्रकार के स्थल रूप बनाएगा, या तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा, अपरदनात्मक स्थल रूप बनाएगा, या निक्षेपात्मक स्थल रूप बनाएगा, यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आपसे वो ये पूछूंगा कि सागरीय जल द्वारा जब स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है तो कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न करता है सागरीय जल। तो सबसे पहला हो गया जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। पानी देखा है आपने, लहरें आती हैं। दूसरा अपघर्षण, सागर में जो अवसाद होगा, पत्थर कंकड़ जो भी होंगे वो क्या करेंगे, घिसेंगे ना नीचे, और चट्टानों पे भी तो टकराएंगे। पानी जब आएगा तो उसके साथ पत्थर कंकड़ रेत मिट्टी वो भी तो आएगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपघर्षण यानी एब्रेशन, एब्रेशन। दूसरा होगा सन्निघर्षण यानी एट्रिशन, आपस में ही रगड़ खाएंगे, दैट इज कॉल्ड एट्रिशन। घुलन क्रिया यानी सोल्यूशन। पांचवें नंबर की जलदाब क्रिया, इसको क्या बोल रहा है वो, प्रेशर। जलदाब मतलब पानी का एक प्रेशर होगा, ठीक है, जलदाब क्रिया संपन्न करेगा। इसको सही करो भाई, क्यों, ठीक है, तब तक मैं रिवाइज करा देता हूं। और पहला वाला क्या है फिर, जो पहला पॉइंट था वो क्या था, जल गति क्रिया। जलदाब क्रिया हो गया हाइड्रोलिक एक्शन, जल गति क्रिया को क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन आया कि सागरीय तटों को सबसे ज्यादा जो उनका आकार होता है ना सागर के तटों का, कटा फटा जो भी होगा, उसको सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है। चार ऑप्शन आए उसमें, सुनामी नंबर एक ऑप्शन था, अधिकतर लोगों ने वही लगाया। दूसरे नंबर पर था ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, भाई ज्वार आता है भाटा आता है। तीसरा था सागरीय तरंगें, और चौथा कुछ और था। तो क्या होगा आंसर, सागरीय तरंगें। सुनामी आएगी बरसों में कभी आएगी, ज्वार भाटा आएगा घंटों में आएगा। सागरीय लहर तो धीरे 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 क्या कर रही है, हर समय क्या कर रही है, कर रही है ना। तो सागर तटों को जो प्रभावित करने वाली, उसकी भूआकृति को प्रभावित करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है वो क्या है, सागरीय लहरें। क्या है, इसको क्या बोला इसने, वाटर प्रेशर। इसको क्या बोला, हाइड्रोलिक एक्शन। ये हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, फिर एब्रेशन हो गया, फिर एट्रिशन हो गया, फिर सोल्यूशन हो गया, और फिर क्या हो गया, वाटर प्रेशर हो गया। वाटर का भी अपना प्रेशर होगा, उससे भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपरदन करेगा, इरोजन करेगा। अब क्या होगा, ये प्री का क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा आपका। प्री में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। अब अपरदनात्मक स्थल रूप कौन से होंगे, सबसे पहले हमने बोला तटीय क्लिफ। इसको इंग्लिश में बताते रहिए भाई, तटीय क्लिफ। क्लिफ तो पता है आपको, कोस्टल क्लिफ, ठीक है। अगला होगा तटीय कंदरा, कोस्टल केव्स। चलो मुझे ज्योग्राफी का नाम बताना। उसके बाद मेहराब, मेहराब, आर्क, ठीक है। उसके बाद स्टैक, स्टैक को स्टैकी कहा जाता है। लघु निवेशिका, कोव, लघु निवेशिका। और भी होते हैं बट शॉर्ट में आपने पहले 5 याद करना है। डिटेल में पढ़ना है, साविंदर सिंह आपको पूरी डिटेल देंगे इसकी। क्या देंगे, पूरी डिटेल। फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, क्या कैसे क्यों, और बहुत अच्छे से समझाते हैं साविंदर सिंह, ठीक है। तो तटीय क्लिफ पर मैंने कहा क्योंकि आप अगर पीसीएस के लिए जा रहे हो तो वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इतना काफी है फिलहाल। बाकी पेपर प्रैक्टिस से जो और चीजें होंगी वो उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, मेहराब, स्टैक, लघु निवेशिका, ये हो गई कौन सी, अपरदनात्मक स्थल रूप। फिर आगे हम निक्षेपात्मक में, पुलिन। जैसे पुलिन को बोलते हैं जो बीच नहीं होते हैं, सागर के किनारे बीच होते हैं, उनको कहा जाता है पुलिन। रोधिका, बार्स, रोधिका मतलब बार्स। ऑफशोर बार्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑफशोर बार्स होते हैं। स्पिट, हुक, लूप, टोम्बोलो। अब टोम्बोलो तो बड़ा सुंदर होता है। एक बड़ी जमीन है,
जैसे ये बड़ी जमीन है, ठीक है, ये सागर है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, उसके बीच में एक पुल सा बना हुआ, दैट इज कॉल्ड टोम्बोलो। ये हमारे समय में आईएएस में पूछा गया, इसलिए मुझे हमेशा याद आता है कौन, टोम्बोलो। अब क्या होता, नया नया एस्पिरेंट मेले में कभी तंबोला खेला था, तंबोला है तो होता ना, एक खेल होता है, हमने कहा यार टोम्बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है, बड़ा टफ, पहली बार जब दे रहे थे आईएएस तो उसमें क्या हुआ, बड़ा टफ लगा कि ये क्वेश्चन कैसा, बाद में पता चला यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है किसकी, सागर की। किसकी है, कुछ नहीं है, एक आइलैंड था, एक जमीन थी, उसके बीच में सागरीय लहरों ने जमा किया किया किया, रेत जमा किया, पत्थर जमा किए और एक पुल सा बन गया। तो बड़ी जमीन से उस आइलैंड तक पुल जो जाता है दैट इज कॉल्ड टोम्बोलो। ये देखो कितना सुंदर टोम्बोलो बना हुआ। हम पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं इसलिए मैं आपको पहाड़ों पर ले जाता हूं, अगर हम सागरीय प्रदेशों में रहते, तटों पर रहते, तो मैं ऐसे ले जाता आपको, है ना। तो ये छोटा आइलैंड हो गया, ये बड़ी भूमि हो गई, उसके बीच में क्या बन गया, टोम्बोलो बन गया, ठीक है। और इसमें ये आदमी जा रहा है, दिख रहा है, ये छोटी मोटी आकृति नहीं है, ये मनुष्य है यहाँ पर। ये हर्ष तो पहुंच भी गए वहां, चलो ठीक है। ऐसे संयोजक रोधी का, अब क्या करना है, वहां पे ना क्या दिक्कत होती है प्री में, आपसे पूछेगा स्पिट किस प्रकार की स्थलाकृति है, आपने बोलना है सागरीय जल की निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, कौन, स्पिट। वहां पे पूछेगा आपसे पुलिन, बीच जो होते हैं वो किस प्रकार की स्थलाकृति है, आपने बोला सागरीय जल की निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। आपसे पूछेगा मेहराब, अब आप बोलेगा यार मेहराब तो हमने बिल्डिंगों में देखे, पर ये कौन से मेहराब की बात कर रहा है। दरअसल क्या होता है, जैसे ये चट्टान है, इस पर सागरीय जल क्या कर रहा है, लाख हजारों सालों से क्या कर रहा है, प्रेशर मार रहा है, बार बार जा रहा है। इसके बीच की अगर जो रॉक है, अगर वो क्या हो गई, घुल गई, घिस गई, टूट गई, जो भी है, तो ये एक छेद सा बन जाएगा आर पार, और ये एक क्या बन जाएगा, पुल सा बन जाएगा, मेहराब। क्या बनेगा, बल्कि इसको भी दिखा दो मेहराब को, अगर आप दिखा सकते हो तो और सुंदर लग जाएगा वो। ढूंढो ढूंढो, बहुत सुंदर होता है। बाद में क्या होता है, पुल टूट जाता है तब स्टेक बनते हैं, क्या बनते हैं, स्टेक बनते हैं। मेहराब के ऊपर का जब पुल टूट जाएगा तो स्टेक बन जाएंगे, तब तक दूसरा कोई स्टेक निकाल के रखो। ये देखो, लग रहा है सुंदर, ये पानी घूम घूम के आया ना, पानी घूमता रहा, मारता रहा, तो ये बीच का पूरा क्या हो गया, ये मेहराब बन गया है। क्या बन गया, इसके ऊपर पुल समझ लो एक तरह से। बाद में ये टूट जाएगा, ये पुल क्या होगा, पुल टूट जाएगा तो क्या बनेगा, स्टेक बनेगा। अब स्टेक की फोटो भी दिखा दो मुझे जरा, व्हाट्सएप पे भेज दी भाई, देखो। यही तो है साइंस का कमाल, हम लोगों ने तो किताब के चित्र से ही समझा कि ऐसा होता होगा। ये मेहराब था, ये टूट जाएगा तो स्टेक बनेगा, वो देखो वो स्टेक है। ये ढंग से नहीं दिखाया भाई आपने, ढंग का स्टेक दिखाओ। अरे और भी होंगे, उन इन स्टेकों पर क्या करते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं ना वो इन्हीं पर चलते हैं, जो रस्सी डाल के क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग जो करते हैं वो इन पर करते हैं। और छोटी मोटी जगह नहीं होती हैं, बहुत ऊंचे होते हैं स्टेक। ऑस्ट्रेलिया के स्टेक देखना जरा, कैसे पता, नहीं आपको लग रहा होगा दिखने में छोटे, इस पर क्लाइंबिंग की जाती है, उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं वो लोग, उसके बाद हेलीकॉप्टर आता है उनको लेके जाता है फिर। और है कुछ नहीं, गिर के तो मरना ही है वैसे, पर थोड़ा सा ना एक वो रहता है कि नीचे पानी है। ये देखो, बड़ा कीजिए इसे, ग्रुप में भी भेज दो, ग्रुप में भी देख लेंगे वो।
ये देखो कितना सुंदर स्टेक है, ये देखो, ऊपर करो ऊपर करो, सब अपनी अपनी चलाते हैं। ये भी स्टेक है, इसके नीचे था एक बड़ा सुंदर सा, वो दिखा दो। और ये पुलिन हो गए, ये जो दिख रहे किनारे, ये पुलिन हो गए एक तरह। ये देखो कितना सुंदर है, ये गिरना है अभी, इसका टाइम ज्यादा नहीं है। नीचे वाला जो है वो जो अब इस पे चढ़े आप यहां से यहां तक, तो वो सीखते हैं इसमें क्या मतलब, लॉक लगाए जाते हैं रस्सी से, और क्लाइंबिंग रोप जो होती है ना। तो क्या ये पहले से ऐसा था? नहीं, ये पहले पूरी जमीन एक रही होगी, बहुत आगे तक रही होगी, सागर ने लहरों ने क्या किया, मारा मारा और ऐसा बना दिया उसको। ठीक है, फिर एक गाना गाना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है? तो सबसे बड़े चित्रकार कौन है? प्रकृति। नीचे वाला भी दिखा दो भाई ने, सब देखना है। और भी है? चलो आगे आ जाओ, अब डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, लिखने से नंबर मिलेंगे। आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय है, और एग्जामिनर नहीं जानता कि आप लड़के हो लड़की हो, आपकी एज क्या है। आपकी राइटिंग, आपकी पहचान होगी, आपका लेखन और आपका क्या, उसको प्रस्तुत करने का तरीका, वो आपको वो बताएगा, वो तय करेगा कि आपने क्या बनना है। आपने डीएम बनना है, आपने एसडीएम बनना है, आपने क्या 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 होते हैं, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, सेल्स कमिश्नर बनना है, आईआरएस लेना है, या फिर अगले साल फिर तैयारी करनी है, ये भी तय होगा। चलो जी आ जाओ डिटेल में। सागरीय जल के कार्य। सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। कारक हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए सागरीय लहरें, धाराएं, महासागरीय धाराएं, ज्वारीय तरंग और सुनामी। क्या क्या जो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया वो पहली ही लाइन से बनाया। किससे बनाया? पहली ही लाइन से 4 ऑप्शन बना के दे दिए कि सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, इनमें सागरीय तटीय दृश्यावली, सागर के तट की दृश्यावली मतलब सागर तट का दृश्य कैसा है, कैसा दिख रहा है वो, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? 4 ऑप्शन दिए। 1 सागरीय लहर, वैसे पहले ऑप्शन में नहीं देगा, पहले ऑप्शन में देगा सुनामी को, क्योंकि वो यूपीएससी है। क्या है? यूपीएससी है। तो 90% लोगों को कहेगा, लोग बोलेंगे यार सुनामी हमने अपने उसमें देखी है मोबाइल पर, बहुत बड़ी होती है, इसका मतलब सागरीय जो तट की जो दृश्यावली होती है उसका सृजन कौन करती होगी? सुनामी करती होगी। बट सुनामी नहीं करती है, सुनामी सालों में एक बार आती है, करती है वो, लेकिन उतना नहीं करती जितने की सागरीय लहरें करती है। इसको सी में या बी में ऑप्शन बना के देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, पहला ऑप्शन सुनामी देगा, दूसरा ऑप्शन ज्वार भाटा देगा, ज्वारीय तरंगे, तीसरा ऑप्शन क्या देगा? महासागरीय धाराएं। आप बोलेंगे हाँ यार हमने देखा है, गल्फ स्ट्रीम मैसेज आती है और अमेरिका का जो वो कोना है वहां पे आर्क सा बना हुआ। ठीक है, और चौथा होगा सागरीय लहरें। आंसर इज सागरीय लहरें। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर हो गया? सागरीय तरंगों द्वारा अपवर्तन रूपों तथा स्थलाकृतियों का विवरण अधोलिखित है। ये बता दिया मैंने, ये पूरा याद करना है आपने। अब सागरीय तट तथा किनारा। सागरीय किनारे के 3 भाग होते हैं यथा, जहां पर सागरीय तरंगे आगे बढ़कर पहुंचती हैं उसे पृष्ठ किनारा, बैक शोर कहते हैं। किनारे का यह भाग स्थल की तरफ अंतिम सीमा है। दूसरा, सागरीय जल जहां पर सदैव रहता है उसे अग्रिम किनारा, फोर शोर कहते हैं। देखो ज्वार भाटा आएगा ना, तो जब ज्वार आएगा तो पानी इधर आएगा, भाटा आएगा तो पानी पीछे जाएगा ना। इसने कहा सागरीय जल जहां पर सदैव रहता है उसे अग्रिम किनारा कहते हैं, यानी फोर शोर कहते हैं। तीसरा, महाद्वीपीय मग्न ढाल का शेष उथला भाग जो कि सागरीय जल द्वारा आवृत रहता है, बाहरी किनारा या सुदूर किनारा या ऑफशोर कहा जाता है। तो आपने 3 टर्म पढ़ने हैं, बैक शोर, फोर शोर और ऑफशोर। समझ में आ गया? ठीक है, आगे ये देखो, ये हो गया सुदूर किनारा,
ये हो गया फोर शोर, ये हो गया बैक शोर, और ये हो गया कोस्ट। चलो जी, अब अपरदनात्मक स्थल रूप में आइए। क्या छूट गया? पृष्ठ किनारे पर सागरीय जल सदैव नहीं पहुंच पाता। सागरीय किनारे से स्थल की ओर का भाग तट कहलाता है। कोस्ट की डेफिनेशन भी दे रखी, तट किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा काम यहां से शुरू होगा मेंस का। हमें इतना वो फालतू की चीजें, अगर फालतू नहीं है वो, बट अगर उतना लिखेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 250 शब्द से ज्यादा हो जाएगा वो। अब हम वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करनी, तो हम सीधे अपरदनात्मक स्थल रूप अगर उसने पूछा तो सीधे यहां पर आएंगे। तटीय क्लिफ, कोस्टल क्लिफ। सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है तब उसे क्या बोलते हैं? तटीय भृंग या तटीय क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तटीय क्लिफ कहा जाता है। चित्र बनाना है ऊपर वाला। अगला तटीय कंदरा एवं मेहराब। अब मैंने कहा भैया इतना सुंदर मत बनाना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, बस ऐसे लाइन खींचना, ये बना देना एक मेहराब, बता देना ये मेहराब है। अगर ये ईंट बनाने लग गए ना ऐसे तो हो गया टाइम वेस्ट। पे इतना टाइम नहीं होता वहां पर। सागरीय तरंगे कमजोर चट्टानों के संस्तर पर विशिष्ट अपरदन क्रिया द्वारा तटीय क्षेत्र में कंदरा का निर्माण करती है। ऊपर दिखाओ, ये कंदरा है, थोड़ा नीचे करो, ये कंदरा है और ये मेहराब है। ये क्या है? मेहराब। समझ में आ गया? अगला है, ऊपर आओ। जब समुद्र की ओर आगे बड़े भाग पर दोनों विपरीत दिशाओं से सागरीय तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण होता है। भाई आर पार हो गया, मेहराब बन गया है, सीधी सी बात है, मेहराब का निर्माण होता है। स्टेक, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच में एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है। देखो कभी ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसे, अब ये टूट के नीचे गिर गया, तो अब ये अकेला खड़ा हुआ, यहाँ पानी भरा हुआ पूरा, तो ये क्या बन गया? स्टेक बन गया। तो फिर मैं बता रहा हूं कि ज्यादा चित्र ऐसे मत सजा देना, सीधे से ऐसे करके बनाना और ये पानी बना देना बस कि ये पानी है, दिखा देना। इतना ही टाइम मिलता है बनाने का। आगे वो बाद में जानेंगे, पहले आगे आओ। लघु निवेशिका। जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतों का विस्तार होता है तो तरंगों द्वारा कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार कटान तथा उससे निर्मित आकृति को लघु निवेशिका या लघु खाड़ी कहते हैं। तो बता रखा होगा यहाँ पे, चित्र दिखाओ। लघु निवेशिका, कोव, ये दिख रहा है, ये सब कोव है। क्या है? लघु निवेशिका। किसने किया? तरंगों ने काट काट के ऐसा बना दिया। ये पानी चला गया। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बार्स कहलाएंगे, आगे चलकर अभी पढ़ेंगे हम, ऑफशोर बार्स जो होते हैं। आगे दिखाओ। दो लघु खाड़ियों के बीच का निकला स्थल खंड शीर्ष हेडलैंड कहा जाता है। हेडलैंड की डेफिनेशन पूछ सकता है। समुद्री तट, समुद्री तरंगों द्वारा तटरेखा में निरंतर बदलाव होता रहता है। अवरोधी चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अधोलिखित प्रकार के तटों का निर्माण होता है यथा। अब फियोर्ड तट शॉर्ट नोट्स आएगा आपके पास। क्या आएगा? फियोर्ड तट क्या होता है? उच्च अक्षांशों में। उच्च अक्षांश किसको बोलते हैं भाई? अगर मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री लैटिट्यूड, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री लैटिट्यूड, ये सब क्या है? लोअर लैटिट्यूड है। क्या है? निम्न अक्षांश है ये। मैं बोल रहा हूँ 66.5 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब क्या? उच्च अक्षांश है ऊपर वाले। उच्च अक्षांशों में, हायर लैटिट्यूड में जलमग्न, पानी में डूबी हुई, जलमग्न मतलब पानी में डूबी हुई हिमानीकृत घाटियों यानी ग्लेशियल जो वैलीज हैं, ग्लेशियल घाटियां जो हैं, उनको फियोर्ड तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फियोर्ड। प्रभु थोड़ा, फियोर्ड कहते हैं। ठीक है, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल में नीचे अंशतः धंस जाने से फियोर्ड तटों का निर्माण होता है। फियोर्ड तटों का निर्माण क्यों होता है? किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के, हिमानीकृत यानी ग्लेशियल हाईलैंड के सागरीय जल के नीचे, सागर के जल के नीचे अंशतः, अंशतः मतलब पूर्णतः नहीं, आधा, अंशतः धंस जाने से फियोर्ड तट का निर्माण होता है। ज्ञातव्य है कि नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश की उपमा प्रदान
प्राप्त है। तो फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 देश हैं। स्कैंडिनेविया देश पड़े थे यूरोप में ऊपर की तरफ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और फिर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पलट के पूछा, उसने पूछा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ बोथनिया है। कौन सी है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, आईएएस का। आप पूछते ना कि कहां से आता है, तो ऐसे ही आता है कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी गल्फ है? आंसर गल्फ ऑफ बोथनिया। समझ में आ गया? ठीक। ग्रीनलैंड तथा अलास्का में भी इस प्रकार के तट पाए जाते हैं। ठीक है जी। आगे रिया तट। अब रिया तट किसे कहते हैं? यह नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटियों के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। इनकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी स्पेन तट तथा दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड का तट। इन्हें क्या कहा जाता है? रिया तट कहा जाता है। तो रिया तट भारत में किस तरफ पाए जाते हैं? तो आपने बोलना पेनिनसुलर इंडिया के वेस्टर्न तट जो हैं, वेस्टर्न में भी जो उत्तरी भाग वाले तट हैं वो किस प्रकार के तट कहलाते हैं? रिया तट कहलाते हैं। कैसे? रिया तट। सुनने में जितना आसान लग रहा है, आने वाले समय में, आज भले ही आपकी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे तब आपकी समझ में आएगा भाई कितना इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं आया समझ में? एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले जो ट्रेनर होता है ना, वो आपको साइकिलिंग भी कराता है, स्विमिंग भी कराता है, भगाता भी है, जिम भी करवाता है, जो भी करवाएगा। जितना आप फिजिकल करोगे उतनी आपको आसानी होगी। कहाँ पर? एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। और आप खाते रहो और सोते रहो और फिर चढ़ो एवरेस्ट पे। 5000 मीटर हाइट पर ना घण बजने स्टार्ट हो जाए सिर के अंदर, एल्टीट्यूड सिकनेस के शिकार हो जाओगे, फेफड़े काम ही नहीं करेंगे उस हिसाब से, निमोनिया हो जाएगा, कितने भी इंजेक्शन लगा लो नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही ये भी है। क्या? तैयारी भी ऐसी ही है कि जब आपका ट्रेनर आपको बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मान के चल रहा है। अगला डाल्मेशियन तट। कौन से तट? डाल्मेशियन तट। इस प्रकार के तट का निर्माण तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से बनता है। निचले भाग डूब जाते हैं और उच्च भाग द्वीप सदृश दिखते हैं, जैसे पूर्वी यूगोस्लाविया का तट। यूगोस्लाविया के पूर्व में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे। वो दरअसल आइलैंड नहीं है, वो क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणियां थी, जो कि उसका एक भाग, नीचे वाला भाग जलमग्न हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ऐसा लगता है जैसे आइलैंड है, लेकिन है क्या वो अपने आप में? पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से किस प्रकार के तटों का निर्माण होता है? आंसर डाल्मेशियन तटों का निर्माण होता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो मैं यही पूछता कि पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से किस प्रकार के तटों का निर्माण होता है? आंसर डाल्मेशियन तटों का निर्माण होता है। अगला, अब देखो जी, ये आ गया, देखो ये जमीन है, ये पानी है इधर पूरा, ये बन गए, ये ऐसे बनता है ना, ये रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर। तो ये पहले सीधे बनेंगे, फिर बाद में लहरें मोड़ेंगी, उसको हुक बना देंगी। क्या बना देंगी? हुक। तो इसको हुक बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? ये हुक है। ये क्या है? और जो ऐसे रेत जमा होगी, मिट्टी पत्थर जमा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रोधिका बार्स, ऑफशोर बार्स। क्या बोलेंगे? ऑफशोर बार्स। और ये हेडलैंड, ये हेडलैंड है इधर, ये हुक है, ये छोटे बार हैं, इसको पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? ऑफशोर बार। चित्र बनाना जरूरी है, इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम है तो बना दो डिजाइन, लेकिन टाइम मिलेगा ही नहीं। ये व्यक्ति वही बता सकता है जिसने मेंस लिखा हो, तो हमने तो लिखा है तो हमें तो पता है कितना टाइम होता है। लेके तो हम भी चले थे कई प्रकार के पेन, पर ये पता है कि जो पेन शुरू किया था लास्ट में वही पेन क्या हुआ? काले पेन तक को उठाने की क्या नहीं मिली? टाइम नहीं मिला। सोचा था काले से लिखेंगे, नीले से लिखेंगे, 2 ही पेन अलाउ होते हैं, काला नीला। तो सोचा था जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो एग्जामिनर को दिखाने के लिए क्या करेंगे? काले पेन से लिखेंगे। बाद में पता चला टाइम नहीं है, तो बस जो इंपॉर्टेंट थी उस पर अंडरलाइन कर दिया।
नीले से ही कर दी है। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं चलता है, टाइम ही नहीं होता, कहां से डालोगे हेडिंग। हाँ, या तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमारी तो इतनी थी भाई, है ना। निर्गत समुद्री तट, अगले क्या है, निर्गत समुद्री तट। सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, ये दरअसल तट जो है ना, ये अलग पोर्शन आ गया। ये तटों के प्रकार जब पूछेगा आपसे तब आपने ऐसा लिखना है, बाकी जो अपरदनात्मक स्थल रूप थे या निक्षेपात्मक स्थल रूप है वो अलग क्वेश्चन बनेगा आपका, छोटे में बनेगा, या फिर एक पूरा बोल सकता कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, तो उसमें मोटे मोटे देने होते हैं। अगर सिर्फ अपरदनात्मक बोले हैं तो अपरदनात्मक का पूरा डिटेल, उनके चित्र, निक्षेपात्मक के बोले हैं तो उनका पूरा डिटेल और चित्र। ये तटों के प्रकार हैं, ठीक है, इसलिए बीच में दे दिया ये। निर्गत समुद्री तट किसे बोलते हैं, सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में किसी स्थल खंड के ऊपर उठ जाने अथवा समुद्री जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तटों को निर्गत समुद्री तट कहते हैं। जैसे गुजरात का काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़, तथा पूर्वी समुद्री तट जिसमें रोधिकाएं, लगून, स्पिट, हुक, भृंग, मेहराब आदि पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, लगून, लगून लेक सुनी है, हाँ, चिल्का भी लगून लेक है। भारत की सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है, हाँ, बड़ी जो है चिल्का है। लंबी कौन सी है, बोलो, सबसे लंबी लगून लेक कौन सी है। जहां लंबी लेक होंगी वहां लंबी लंबी नाव पर नौका दौड़ होगी। केरला में वेम्बनाड लेक सबसे लंबी जो होगी कौन सी होगी, वेम्बनाड लेक होगी, है ना। तो इस तरह से है। मेहराब आदि पाए जाते हैं। अगला, निमग्न निम्न भूमि का तट। निमग्न मतलब बोलते हैं जो डूबा हुआ है। क्या, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को निमग्न भूमि का तट या हैफा तट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैफा तट कहते हैं। यह तट कटा फटा नहीं होता तथा इस पर घाटियों का अभाव पाया जाता है। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे घिरकर लगून झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे यूरोप का बाल्टिक तट। यूरोप का बाल्टिक तट किस प्रकार का तट है, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता, आपने आंसर देना है निमग्न निम्न भूमि का तट। बाल्टिक तट कैसा है, और बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। लाटविया को क्यों भूल जाते हो भाई, मत भूलो उसे। और वैसे तो कैलिनिनग्राड भी होगा उस तरफ, रूस का एक पार्ट है कैलिनिनग्राड, है। अब देख लो एक बार, क्या कैलिनिनग्राड सागर तट से लगा हुआ है। रूस ने क्यों लिया वो पार्ट, इसलिए कि उसके पास फिर है कहां, बाल्टिक सी में कैसे पहुंचेगा रूस, कैलिनिनग्राड से पूछेगा पहुंचेगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। एक ये जो ऊपर पढ़ा ना हमने, इधर देखो भाई, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, ऊपर करो, इसे नीचे करो थोड़ा, हम बोलते हैं ना कि निर्गत समुद्री तट की किसी स्थल खंड के ऊपर उठ जाने अथवा समुद्री जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तटों को निर्गत समुद्री तट कहते हैं। उसमें उदाहरण देते हैं हम गुजरात का काठियावाड़, क्या देते हैं, और जो द्वारिका थी ना वो गुजरात में थी। और हम उल्लेख पढ़ते हैं कि कृष्ण ने यादवों से कहा भाई द्वारिका छोड़ के चले जाओ, ये डूबने वाला है, क्या बोला था। और यादवों ने कहा नहीं प्रभु, हम तो यहीं रहेंगे, कहाँ, द्वारका में ही रहेंगे, इसी के साथ डूबेंगे। तो बताया जाता है कि यादव लोग डूब गए, किसके साथ, द्वारका के साथ। अब अगर मैं इसको उस कहानी से मिलाता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, कि द्वारिका डूबने वाली, इसका मतलब गुजरात का एक पार्ट डूबा है। और ओएनजीसी के जात सागर सम्राट ने नीचे से एक सभ्यता भी ढूंढी है, लेकिन क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन खोदना ही इतना महंगा है, जब खोदा गया तो बहुत खर्चा आता है। ये कोई भी सिविलाइजेशन, धौलावीरा हो या क्या बोलते हैं आपका लोथल हो, बहुत खर्चा आता है उसमें। या आपके ऋषिकेश में श्यामपुर है, कुषाण क्षेत्र है, कुषाणों का क्षेत्र है, कनिष्क का क्षेत्र है, वहाँ पे कई बार पैसा आता है, खोदते हैं फिर कुआं बंद करते हैं, तो बहुत पैसा चाहिए इसे। तो पानी के नीचे सभ्यता खोजने के लिए कितना चाहिए होगा। तो अगर वो सभ्यता का ढंग से हम क्या करें, अध्ययन करें, तो हो सकता है कि 5000 से पुरानी सभ्यता, साल से पुरानी सभ्यता क्या हो, प्राप्त हो हमें। और हो सकता है हमें मथुरा भी मिल जाए, वो सॉरी द्वारका भी मिल जाए।
ये जो नया द्वारिका है ये तो बाद में बनाया गया, असली द्वारिका डूब चुकी है, ऐसा बताया जाता है। चलो जी आगे बढ़ो। अब है निक्षेपात्मक स्थल रूप, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रोधिका, बार्स, आपको पता ही है, क्योंकि जमा हो रहा है ना, निक्षेप, डिपोजिशन हो रहा है किसका? रेत, बजड़ी, कंकड़, पत्थर जो भी है। तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक, रिजेस या बांध को रोधिका कहा जाता है। जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वह तट के प्राय समानांतर होती हैं परंतु तट से संबद्ध नहीं होती हैं, तो उन्हें अपतट रोधिका या तटीय रोधिका या लॉन्ग शोर बार्स कहते हैं। उसका मैंने आपको चित्र दिखा दिया, ऊपर दिखाओ। अरे साथ साथ चलते रहो यार, इधर उधर मत देखो। ये दिख रहा है ऑफशोर बार्स, ठीक है। ये हुक दिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर बोलोगे 1.5 घंटे की बन गई। स्पिट, अगला क्या है? स्पिट। जब समुद्री मलबा का निक्षेप इस तरह से होता है कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पिट कहते हैं। भूजिह्वा, जमीन की जीभ दिखी थी वो लंबी सी जीभ, अब वो जीभ जब मुड़ जाएगी तो क्या बनेगा? हुक। क्या बनेगा? हुक। और हुक कौन बनाएगा? सागरीय तरंगें ही बनाएंगी उसको। भूजिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, कि जमीन की जीभ कहते हैं। स्पिट का एक भाग तट के शीर्ष स्थल से संलग्न होता है, जमीन से जुड़ा होता है, तथा दूसरा सिरा सागर की ओर निकला तथा खुला होता है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भागों में कई स्पिट का विकास हुआ है। स्पिट पर मानव अधिवास भी विकसित हो जाते हैं। मानव अधिवास भी विकसित हो जाते हैं। ध्यातव्य कि ऐसा स्पिट जो तटों की ओर झुका हो उसे हुक कहते हैं। भाई ये जमीन है, ये सागर है, ये निकली हुई, ये ऐसे निकली हुई, तो उसको हम बोल रहे हैं भूजिह्वा। इसमें पानी ने क्या किया? ऐसा मोड़ दिया इसको, तो क्या बोल रहे हैं? इसको हुक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और इस पर आबादी रहती है, और ऐसी आबादी हमेशा खतरे में रहती है। किसमें रहती है? चलो जी आगे। अच्छा, और हुक और गोल हो गया तो लूप बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे तब? लूप। अब है संयोजक रोधिका, कनेक्टिंग बार्स। दो शीर्ष स्थलों अथवा किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। दो द्वीपों को, दो शीर्ष स्थलों अथवा किसी द्वीप के तटों को जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं, कनेक्टिंग बार्स कहते हैं। आगे, ये थी कनेक्टिंग बार्स। ये दिख रहा है? ये दो जमीनें हैं और ये जोड़ दिया, कनेक्टिंग बार्स। आगे, तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल जब बंद हो जाता है तो उसे लगून कहते हैं। अब ये पानी बंद हो गया वहां, तो क्या बन गई? लगून लेक बन गई। क्या बन गई? लगून लेक बन गई। जो खारे जल की झील होती है, जैसे चिल्का, चिल्का भी लगून लेक है। आगे, ओडिशा में है। पुलिकट लेक कहाँ है? आपकी तमिलनाडु में। यार पुलिकट जो है ना, वो दो पुलिकट लेक, हाँ पुलिकट, ठीक है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। उसके बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन एपीजे कलाम के गुरु का नाम था, इसलिए वहां का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पड़ा। ऐसी वेम्बनाड झील केरला में पड़ती है, वेम्बनाड झील, ये सबसे लंबी लेक है। उसी के बगल में शायद एक अष्टमुडी कयाल भी मिलेगी आपको। कयाल बोलते हैं इनको केरला में। क्या बोलते हैं? कयाल। अगला, तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। टोम्बोलो मैंने दिखा दिया आपको चित्र। यह प्राकृतिक पुल का कार्य करती है, टोम्बोलो या प्राकृतिक पुल। अगला, पुलिन, बीच। सागरीय तटीय भागों में भाटा, ज्वार और समुद्री तटीय रेखा के मध्य बालू, बजरी तथा गोलाश्म, गोलाश्म बोलते हैं पीबल्स, गोल पत्थर, के अस्थायी जमाओं को पुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिन कहते हैं। और आपको पुलिनों के नाम भी याद रखने हैं। क्या करने हैं? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे मैंने कहा था अंजना पुलिन कहाँ है, तो गोवा में है। आपका जुहू पुलिन कहाँ है, तो मुंबई में है। मरीना पुलिन कहाँ है, आंसर चेन्नई में है ना। तो भारत के पश्चिमी तटीय भागों में विकसित पुलिनों, जुहू पुलिन मुंबई, गोवा के सारे कोलबा, कलनगूट, अंजना है, कलनगूट, अंजना। अंजना आईएएस का क्वेश्चन है, किसी ने नहीं पढ़ा, सुना ही नहीं था किसी ने तब तक, जब तक आईएएस वालों ने नहीं पूछा।
अंजना, आदि पुलिन, ये कहां पड़ेंगे आपके? गोवा में। केरल तट के सारे कोवलम, ये नाम ना आपको अजीब सा लग रहा होगा, कोवलम, क्या नाम है अजीब सा, क्या नाम है ये बताओ? जब आप संगम युग पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो वहां पर 3 संगम होते हैं तमिल कवियों के, और कई कई 100 सालों तक चलते हैं, और हर संगम में क्या होती है? किताबों की रचना होती है। जैसे आपने सुना होगा तोल्कापियम, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, तोल्कापियर ने लिखा है, द्वितीय संगम में उसकी रचना हुई। ऐसे ही आप एक किताब पढ़ोगे शिल्पाधिकारम, पढ़ी है? शिल्पाधिकारम पढ़ी है? किसने लिखी है? इलंगो आर्डिगल ने लिखी है। चेर शासक सेन गुटवन के भाई इलंगो आर्डिगल ने लिखी है क्या? शिल्पाधिकारम। आज शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? उसमें जो हीरो है वो कोवलम है, और जो हीरोइन है वो कन्नगी है। कोवलम और कन्नगी की कथा का वर्णन है। उन दोनों की का विवाह होता है, उसके बाद उनकी एक पुत्री होती है मणिमेखलई। कौन होती है? जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। फिर एक किताब लिखी मणिमेखलई, एक और किताब है फिर, वो किसने लिखी? परेशान हो गए? दक्षिण भारत का इतिहास आया परेशान। जैसे मैंने कहा शिल्पाधिकारम किसने लिखी? सेन गुटवन, चेर शासक सेन गुटवन के भाई इलंगो आर्डिगल ने लिखी। ऐसे मणिमेखलई किसने लिखी? ढूंढो। तो ये जो कोवलम बीच है ना, ये उनके नाम पर होना चाहिए। कौन? शिल्पाधिकारम के जो नायक हैं कौन? कोवलम। कोवलम, पत्नी पूजा का उल्लेख है उसमें। किसका उल्लेख? किसने लिखा बालिका? मणिमेखलई। शीतले सतनार ने लिखी क्या? हाँ, शीतले सतनार ने लिखी। तीनों क्वेश्चन आईएएस के हैं। क्या हैं? कौन कौन से बताए मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, सब आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि तमिल व्याकरण का ग्रंथ कौन? तोल्कापियम। किसने लिखा? तोल्कापियर ने लिखा। अगली बार उन्होंने पूछा कब लिखा? द्वितीय संगम में लिखा। किसमें लिखा? द्वितीय संगम, तमिल कवियों का जब दूसरा संगम चल रहा था। फिर उन्होंने पूछा शिल्पाधिकारम किसने लिखी? तब आंसर था चेर शासक, लाल चेर बोलते थे शायद उसको, सेन गुटवन के भाई इलंगो आर्डिगल ने लिखी। फिर पूछा मणिमेखलई किसने लिखी? फिर बोला भाई शीतले सतनार ने लिखी। फिर पूछा जो शिल्पाधिकारम है उसके नायक और नायिका कौन है? जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन है? दुष्यंत और शकुंतला ही तो हैं। वैसे भाई दक्षिण भारत में भी तो नायक नायिका होंगे किसी पुस्तक के, तो कोवलम और कन्नगी हैं उसमें। कौन है? कोवलम बीच से कहानी बताई मैंने। समझ में आ गया? याद रहेगा? केरला जाओगे? हाँ, वैसे भी आपके लिए नहीं है। कहाँ? पहाड़ों पे अपने उत्तराखंड में घूम लो, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाके कोई फायदा नहीं है, बर्फ वहां भी वैसे ही पड़ती है। आपके लिए नई चीज जो होगी वो होगी क्या? केरला, सागर तट, बड़ी बड़ी लंबी लंबी झीलें, वो आपके लिए नई चीज होगी। भारत भ्रमण करो, और या तो आईएएस निकालो जल्दी से, आपको भारत दर्शन कराएंगे। वो क्या कराएंगे? फ्री में कराएंगे, पैसा नहीं लेंगे। ठीक है। अगला, ये मरीना बीच कहाँ है भाई? चेन्नई में। विशाखापत्तनम पुलिन, पुरी पुलिन उड़ीसा में। समझ में आ गया? और भी हैं पुलिन कई, उनके नाम याद करने हैं आप। गंगा जी के किनारे गए, थोड़ा सा रेत देखा आप, उतने में खुश हो गए। बड़े बड़े पुलिन है भाई देश में। ठीक है, आगे।